देखिए, मुकदमा करने के बाद जो है बहुत सारी अधिकतर महिलाएं जो है अपने घर पर जाकर बैठ जाती हैं और सालों साल बीत जाते हैं, क्योंकि मुकदमे का सहारा मिल जाता है और कोर्ट्स में डेट पर डेट लगती जाती है। इस डेट पर ये होगा, अगले डेट पर ये होगा, तो इससे लगातार कई साल बीत जाते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, लगातार कई साल बीत जाते हैं। और बीतने के बाद जो है कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थिति आती है कि अब जो है महिला को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो वो मेंटेनेंस का मुकदमा भी लगा देती है। तो जो महिला अपने मर्जी से या फिर अपने मायके में वो लगातार रह रही है, तो क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? तो कानून ये कहता है कि जो महिला बिना किसी सफिशिएंट कॉज के, मतलब किसी कोई ऐसा बड़ा रीजन नहीं है और उसके बावजूद भी वो सालों से अपने मायके में रह रही है और पति से कोई संपर्क नहीं रख रही है, तो क्या ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा? तो फिर कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत सारे पुरुष जो है वो अपनी पत्नी से ये तो कहते हैं कि हाँ भाई, साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से अलग रह रही है हमसे और हमारे ऊपर उसने मुकदमे में दर्ज कर दिए हैं। लेकिन ये जो कॉज है, मतलब जो कारण है, वो कारण अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं कोर्ट में, और जिस कारण उनके ऊपर भारी भरकम मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। तो आपको जो है उस कारण को सफिशिएंट तरीके से, अच्छे तरीके से जो है उसको स्टैब्लिश करना है कोर्ट में, ताकि कोर्ट जो है आपको रिलीफ दे सके कि वाकई जो महिला साथ रहना नहीं है उसको, और सिर्फ उसका मुकदमा करके उद्देश्य यही है कि उसके मोटी एलमनी पैसा ले लिया जाए। क्योंकि ऐसे बहुत सारी महिलाएं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ क्षणिक महिलाएं हैं जो कि जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पति को लूटना है और कानून की आड़ में लूटना है, इलीगल टेररिज्म करना है। तो उन महिलाओं के लिए, ऐसी महिलाएं के जो बिना बात के सिर्फ शादी तो कर ली है, लेकिन शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है, या वो शादी से पहले कहीं और उनका अफेयर था, तो अब जो उसी के साथ रहना चाहती हैं, पति के साथ रहना नहीं चाहती हैं, तो ऐसी महिलाएं भी हैं। कुछ भी बात कर रहा हूं मैं, सभी की बात कर रहा हूं, कुछ भी महिलाएं, तो वो क्या करती हैं कि वो मेंटेनेंस का मुकदमा डाल के और मेंटेनेंस ले लेती हैं, मेंटेनेंस लेना चाहती हैं। तो ऐसी जो मनसा है, ऐसी जैसी महिलाओं की, उनकी ऐसी जो इंटेंशन है, उसको इंटेंशन को आप खत्म कर सकते हैं। देखिए, आपसे कई साल मुकदमे बीत गए, कई साल मुकदमे चलते हुए हो गए, मेंटेनेंस की भी, क्योंकि मेंटेनेंस आप का केस आज फाइल करोगे तो कल को तो आप मेंटेनेंस मिलने वाला है नहीं, वो भी कई साल बीत जाएंगे उसमें भी मेंटेनेंस लेने के लिए। तो उस मेंटेनेंस को आपको देना है या फिर नहीं देना है, ये डिपेंड करता है आपके केस की परिस्थिति के ऊपर। अब आपको मालूम है कि मेरी पत्नी जो है मुझसे अलग रह रही है और कई सालों से अलग रह रही है, और वो क्यों रह रही है, कारण आपको पता होगा। तो जो कारण उसके पीछे है अलग रहने का, तो उस कारण को सबसे पहले स्टैब्लिश करना है, और ऐसा नहीं मौखिक रूप से, विद एविडेंस। आप अपनी बात को, और एविडेंस लगाने का भी तरीका होता है। कुछ लोग को एविडेंस तो होता है, ऐसी पत्रावली फेंक दिया और पत्रावली पर वो लगा पड़ा है, कोई कंसिडरेशन हो ही नहीं रही है उसकी। तो ऐसा एविडेंस नहीं देना आपको जो बिना कंसिडरेशन के लगा हुआ पड़ा है। मालूम तो है कि साहब फाइल पे लगा हुआ है, लेकिन फाइल पर जिस समय पर जजमेंट हो रहा है वो कंसिडर किया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो जब वैलिडिटी नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं है, तो फिर वो कंसीडर क्यों किया जाएगा? तो इसीलिए वो आपको कानूनी रूप से भी अपने एडवोकेट साहब को बताना है कि ये जो एविडेंस है इसको लगाएं प्रॉपर तरीके से, ताकि वो फाइल पर आने के बाद जिस समय जजमेंट हो वो कंसीडर किया जाए, और उसको फैक्ट्स को देखते हुए, नजर में लाते हुए, तब उन पर वो किया जाए, मेंटेनेंस बांधा जाए या फिर ना बांधा जाए। अगर पत्नी बिना किसी कारण के मायके में रह रही है, तो ऐसी पत्नी के लिए मेंटेनेंस अलाउ नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं, नियम कहता है, कानून कहता है। सेक्शन 125 सीआरपीसी में दिया हुआ है क्लॉज में, उसमें आप देखेंगे तो उसमें बताया गया विदाउट सफिशिएंट कॉज अगर महिला रह रही है आपसे अलग, तो वो मेंटेनेंस की हकदारी नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में, अब देखिए, यहां पर मेंटेनेंस का हो सकता है कि यहां पर कि वो ये कहे कि जी मैं तो रहना चाहती हूं, ये नहीं रखना चाहता है। तो ये सब परिस्थिति आपको ये यहां पर ये भी जज करना है, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये उसी के हैं या फिर वकील के हैं, ये भी आपको देखना है। क्योंकि एक महिला को बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि तुम जाके, क्योंकि मेंटेनेंस आपको ये अगर लेना है ना, तो मेंटली भी खेलना पड़ेगा। तो उसे बताया जाता है कि तुम जाके कोर्ट में यही कहोगी कि मुझे इनके साथ रहना है, लेकिन बाकी परिस्थिति नहीं है। तो यहां पर आपको इसका तोड़ भी आपको समझ कर रखना है कि हाँ, अगर ऐसा कहती है तो मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना है। तो ये परिस्थिति आपकी डिपेंड करती है कि आपके अनुसार वो परिस्थिति का क्या जवाब हो सकता है, क्या आपको बोलना है, ताकि आप मेंटेनेंस का केस जीत सकें। क्योंकि ये मेंटेनेंस जो है वो टेररिज्म की तरह यूज किया जा रहा है। पहले देखो, कहते हैं ना, किसी चीज का दुरुपयोग करना, किसी चीज का गलत प्रयोग करना, वो कहीं ना कहीं उसका जो असर होता है वो खत्म हो जाता है। पहले मेंटेनेंस के केस में 1 महीना जेल जा रहा था, अब जेल का प्रोविजन खत्म कर दिया, पूर्णतः खत्म कर दिया। अब तो सिर्फ और सिर्फ अगर होगा तो रिकवरी होगी और वो प्रॉपर्टी जब्त होगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। जेल का सिस्टम खत्म कर दिया। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी तमाम गाइडलाइन कर दी है इसमें स्पष्टली कि
आप किसी के भी खिलाफ एनबीडब्ल्यू या बीडब्ल्यू जारी नहीं कर सकते, वारंट जारी नहीं कर सकते। ये स्पष्टली हो गया। वैसे ही एक 498 पहले आपने सुना होगा, आपके पास में मेंटेनेंस 498 का मुकदमा चल रहा होगा, तो वो 498 था, वो भी अब जो है वो उसमें गिरफ्तारी खत्म कर दी। उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ चुकी हैं, तमाम गाइडलाइन आ चुकी हैं कि मैंडेटरी है 41 का नोटिस रिसीव करवाना, यानी कि कोई उसमें गिरफ्तारी नहीं है। तो कहने का मतलब तात्पर्य क्या है कि देखो, किसी भी चीज का अगर आप दुरुपयोग करोगे ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। जैसे दहेज का पहले था, दहेज का नाम सुनते ही सभी के लोग के कान खड़े हो जाते थे कि यार दहेज हो गया, तो दहेज की वजह से जो है सब लोगों ने जो भी घर में परिवार में नाम दे दिया वो उसको जेल जाना जाना था, ऐसा था, नियम था जब स्टार्टिंग में ये 498A की जो धारा जुड़ी थी तब आईपीसी में। उसके बाद अब मेंटेनेंस में बहुत लोग बेचारे जेल जा चुके हैं। अब इसी के चलते हुए दुरुपयोग करते हुए न्यायालय ने यह भी खत्म कर दिया, इसमें अब मेंटेनेंस में कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जाएगा। हाँ, उसके बाद अगर प्रॉपर्टी है तो वो जब्त करी जाएगी, ये नियम है। अब इसी चीज का क्या है, मतलब कहीं ना कहीं दुरुपयोग तो है। आपने शादी करी, शादी करने के बाद आपके पिता ने आपको पढ़ाया लिखाया, आप एक वेल एजुकेटेड हैं, एक एलिजिबल पर्सन है, आप अच्छे से कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, झूठ बोल के कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम घर पर रह सकते हो तो कुछ तो कर सकते हो, हाथ पैर भगवान ने दिए हैं तुम्हारे लिए। क्यों ऐसे व्यक्ति का पैसा, बिना कमाई का पैसा आपको खाना है? क्यों धन ऐसे व्यक्ति का लेना है जो जिसमें हमारे कमाने का कोई अंश ही नहीं ना हो? हर व्यक्ति मेहनत की कमाई का पैसा खाना चाहता है। क्यों किसी के पैसे पे आपको नजर रखनी है? अपना पैसा कमाओ, अपना खाओ, अगर तुम्हें साथ नहीं रहना है। और हाँ, अगर तुम्हारा अधिकार है तो आप उसके साथ में रहिए, वो तुम्हारे सारे खर्च भी उठाएगा, तुम्हें सुख भी देगा, तुम्हें संपत्ति भी देगा। उसके पास हजारों करोड़ों की संपत्ति है, सभी लोगों के पास आती है, सब चली जाती है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर ये सीरीज चल रही है ना, श्रृंखला चल रही है कि भाई दादा की संपत्ति पिता को, पिता की संपत्ति बेटे को, बेटे की संपत्ति आगे बेटे को, ऐसे श्रृंखला चल रही है। कोई ना सीने पर रख कर लाया है ना लेकर जाएगा, सब यहीं जन्म लेते हैं और यहीं छोड़ चले जाते हैं। लेकिन जबरदस्ती प्रॉपर्टी, हाई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्रॉपर्टी, तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये सब चीजें अगर आप सोचोगे ना मानसिक रूप से, तो ये आपको ये पता लगेगा लास्ट में कि ये सब एक जीवन जीने के साधन है और कुछ नहीं है। किसी की कोई प्रॉपर्टी ना किसी के साथ आई थी, ना किसी के साथ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ एक जीवन जीने का साधन है। अगर आपको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी इनकम आपकी, तो आप अपना जीवन अच्छा बिता रहे हैं। और अगर आप अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी इनकम आपके पास नहीं है, तो आप अपना जीवन थोड़ा सा कम तरीके से निभा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन किसी के प्रॉपर्टी, किसी के पैसे पर जबरदस्ती अधिकार दिखाना, जबरदस्ती, आप नियम को देखिए ना। अगर मैं ही आपसे कहूं कि आपको पैसा ऐसा चाहिए कि बिना काम करे मिल जाए, वो पैसा चाहिए, या फिर आपको मेहनत का पैसा चाहिए जिसमें आपकी मेहनत लगे, तो आपका जवाब यही आएगा, सर हमें तो मेहनत का पैसा चाहिए, हमें किसी का ऐसा पैसा ना चाहिए जो बेचारा मन मार के पैसा हमें दे रहा हो। लेकिन आजकल उल्टा यही हो रहा है, मेंटेनेंस के नाम पर जबरन उससे छीना जा रहा है, और वो बेचारा मन मार के पहले तो देता नहीं, लेकिन फिर भी उससे कानून के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा अपनाकर उसको छीन लिया जाता है, तो वो बेचारा दे देता है। और उस पर उसके साथ साथ उस पैसा नहीं आता है, वो पैसे के साथ साथ उसकी हाय भी आती है, उसके बद्दुआएं भी आती हैं, उसके साथ में उसके माता पिता जो बेचारे अपने बेटे को जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, अच्छा व्यक्ति बनाया, आज वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा गया, वो क्रिमिनल बन गया है। तो वो उसकी भी, उन माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग माता पिताओं की बद्दुआं उस पैसे के साथ आती हैं जो तुम रोज उठा के कोर्ट से लेके चले जाते हो। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो वाकई कहीं ना कहीं दुरुपयोग के, मतलब पूरी तरीके से दुरुपयोग कर रखा उन्होंने कानून का, मतलब इतना इस्तेमाल की। आप सोच कर देखिए, अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने ही एक ऐसा मैटर आया कि लड़की गवर्नमेंट जॉब करती है। गवर्नमेंट मतलब आदमी प्राइवेट छिपा सकता है, क्या गवर्नमेंट भी छिपा सकता है? तो गवर्नमेंट जॉब कर रही है और वो अपने आप को ये कह रही है कि मैं बेसहारा हूं, मेरे पास कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे मैं अपना जीवन यापन कर सकूं, तो मुझे भरण पोषण दिलाया जाए, मेंटेनेंस दिलाया जाए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज को पकड़ लिया और उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए कि उसने ऑन एफिडेविट ऐसे बात बोली है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, और जबकि वो जॉब कर रही है गवर्नमेंट। तो झूठ की भी तो अति देखिए ना आप। इसी झूठ के वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाते हैं, और वो सोचते हैं कि बताओ कहीं कानून में कोई आदमी की सुनवाई है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी की सुनवाई भी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो एविडेंस लाकर देना होगा जिससे कानून की आंखें खुल सके। जो लोग बार बार अपनी बात को मतलब रख नहीं पाते हैं, या फिर अपनी बात को सही से बात पेश नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी अपनी बात पेश करने के लिए एक अच्छा अधिवक्ता चुनना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात कह पाएंगे। वरना कहीं ना कहीं इन सब चीजों के चक्कर में दब जाएंगे और काफी लंबा समय बीत जाएगा। जो लोग आज मुकदमेबाजी कर रहे हैं, चाहे लड़की पक्ष हो या लड़का पक्ष हो,
सुखी दोनों में से कोई नहीं है। दोनों के दोनों परिवार टूटे ही पड़े हैं। दो परिवार में मान लीजिए एक में 5-10 तो मेंबर होंगे, कहीं ना कहीं दोनों परिवारों में ही कलेश का माहौल होगा। दोनों टेंशन डिप्रेशन में जी रहे होंगे, बीमारियां उनको घेरने के तैयार होंगी। लड़की के माता पिता भी शादी इसलिए करते हैं कि मेरी बेटी अच्छे से जा, सुखी रहे, घर में परिवार रहे। लेकिन माता पिता भी आज के टाइम में सपोर्ट करते हैं उस गलत लड़की के लिए जो वाकई उनको उनकी घर आकर उनकी कहीं ना कहीं मतलब फजीतबाजी चलता रहेगा। अगर बेटी आपने दे दिया किसी को, अगर आपने दान कर दिए बेटी, तो उसको समझाइए कि बेटा तुम्हारा घर वही है, वहीं रहना तुम्हारे लिए ठीक है, हमारे घर आना तो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, अपमानजनक चीज है। तो मेरा तो ये मानना है जितने माता पिता है कि अपनी बेटी को अगर आपने शादी कर दी है तो आप अपनी बेटी का पक्ष ना लेकर उस बेटे का पक्ष लीजिए जो आपका दामाद है। चुना तो आपने ही है ना उसको। किसी टाइम पर आपने उसको चुनकर आपने अपनी बेटी दान में दी और उसके पैर छुए तो होंगे आपने। लेकिन तुम आज ऐसी कष्ट उस पर आ गए हो कि अपनी बेटी को अपने घर बैठा रहे हो और दामाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा रहे हो। ये कहां का नियम है? ये तो सरासर कहते हैं ना नेचुरल जस्टिस, प्रकृति का अंत कर रहे हैं आप कि अपनी बेटी अपने घर रख ली और उसके ऊपर उससे झूठे मुकदमा दर्ज करवा रहे हो। कोई भी एक सच्चा मुकदमा नहीं हुआ, और अगर होगा भी ना एक आधा, तो अगर मैं कहता हूं अगर उसको सही से लड़ा जाए ना, ट्रायल किया जाए, फटाफट जल्दी जल्दी कर किया जाए, स्पीडी ट्रायल किया जाए, तो वो मैं कहता हूं कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा। ये सब के सब जितने भी है ना, वो परिवार को अपने तोड़ने का काम कर रहे हैं। और जो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम मोह करते हैं ना, मोह, तो वो मोह जो है आपको उसको जहर दे रहे हैं, आप उसके जीवन में जहर घोल रहे हैं। एक बेटी को उसके पति से अलग करने का ये श्राप लगेगा आपको, ये भी आप समझ के चलिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अगर जीवन में आपने बेटी दान कर दी ना, दे दी है किसी को, तो उसको उसके अनुसार ढलने दीजिए। अपनी बेटी को बताइए बेटा जैसे तुम्हारे पति कह रहे हैं वैसे करो, हमें इन सब के बारे में मत बताओ कि तुम्हें क्या करना है, हमें क्या करना है, हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसा तो आपका अब आप इज्जत जो है, अब तक आप पिता की इज्जत थी, अब आप पति की इज्जत हो। पति तुमसे कोई गलत नहीं कर पाएगा, जैसे वो कह रहा है वैसे तुम कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? इतनी सी छोटी बात कहोगे ना, तो मैं कहता हूं बहुत सारे कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी खत्म हो जाएंगे। किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा घर परिवार में होगा ही नहीं। जो माता पिता अपनी बेटी को ये समझाएंगे ना कि भाई जैसे पति आपके कहें उनकी आज्ञा का पालन करो और तुम उनके साथ रहो, हमारे साथ मत रहो। हमारे घर में भी किसी की बहू बेटी आएगी, हमारा भी बेटा है, तो वो भी आप ये चाहोगे ना कि भाई हमारी बहू हमारे अनुसार चले। कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं हमारी बहू अपनी मर्जी करे, वो चाहे छोटे कपड़े पहने, वो चाहे किसी से फोन में बात करे, वो चाहे बाहर घूमे, वो चाहे रात को 12-1 बजे 2 बजे किसी टाइम पर घर पर आए, क्या ये चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। हर व्यक्ति ये चाहता है भाई कंट्रोल करना, मतलब कंट्रोल का मतलब कि वो सही चीजों को रखना। तो इसीलिए जो है जो चीजें खराब हो रही हैं वो खराब इसी वजह से हो रही हैं कि कहीं ना कहीं वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से मुकदमेबाजी में सब जीवन समाप्त खराब हो रहा है। तो मेरा यही कहना है कि आप मेंटेनेंस के चक्कर में मत पड़िए, जितना है सोता है जीवन अपना अच्छे से बिताइए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर में आकर जो है परिवार आप तोड़ रहे हैं। और रही बात मेंटेनेंस की, तो देखो जो अगर आप अपनी मर्जी से रह रहे हो, साल 2 साल 3 साल 4 साल बीत चुके हैं, बेहतर होगा कि आप सेपरेट होकर अपने घर पे रहें। लग रहा है कि हाँ जीवन नहीं बीत पाएगा, साथ नहीं रह पाएंगे, तो आप अपने अलग रहिए। अपना कभी ना कभी तो जीवन ठीक होगा ही, आज खराब है तो कल समय ऐसा आएगा ठीक हो जाएगा। लेकिन मुकदमेबाजी में सिर्फ और सिर्फ खराब ही करोगे, अच्छा नहीं कर पाओगे। इतने कहना चाहूंगा। नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को समझ में आ सके। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।